मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले ये पता होना चाहिए दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, विच मीन्स अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, और वी कैन से अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। एंड बेटा गैसेस मूव करती हैं फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो अब जब भी हमें गैसेस को मूव करना है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को हमें एटमॉस्फेयर से अपने लंग्स के अंदर लेकर जाना है, तो कैसे लेकर जाएंगे? हम अपने लंग्स का वॉल्यूम क्या कर देंगे? इंक्रीज। अगर लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अगर प्रेशर डिक्रीज होगा इन कंपैरिजन टू द एटमॉस्फेयर तो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेरिक एयर हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो जाएगी। अब हमने समझना ये है कि हम कैसे अपने लंग्स का प्रेशर डिक्रीज करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, ये सब चीजें कैसे होती हैं। ब्रीदिंग दो पार्ट्स को इन्वॉल्व करती है। नंबर 1 इनहेलेशन, नंबर 2 एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब एयर ब्रीद इन करना एंड एक्सहेलेशन मतलब ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बेटा ब्रीदिंग में मेनली दो मसल्स इन्वॉल्व है। कौन कौन सी? डायफ्राम, जो हमारी थोरैसिक चैम्बर के नीचे एक डॉम शेप्ड मसल प्रेजेंट है, डायफ्राम। एक होती है बेटा इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स प्रेजेंट होती हैं बिटवीन रिब्स। ये भी दो टाइप की होती हैं बेटा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। अब जब सबसे पहले हम करेंगे ब्रीद इन विच मीन्स इनहेलेशन, जब बेटा हम इनहेलेशन करेंगे पहले हम देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। हमें इनहेलेशन के टाइम पर एटमॉस्फेरिक एयर को ब्रीद इन करना है। अगर एटमॉस्फेरिक एयर को ब्रीद इन करना है तो दैट मीन्स हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर क्या होना चाहिए? कम इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेयर, तभी गैसेस हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करेंगे। तो हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर डिक्रीज कैसे करेंगे? बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज करना है तो क्या करना है बेटा? वॉल्यूम इंक्रीज, सो ऑटोमेटिकली प्रेशर डिक्रीज। अब ये कैसे करेंगे? जो बेटा तुम्हारी सबसे पहले डायफ्राम है, डायफ्राम करेगी कॉन्ट्रैक्ट। यस, डायफ्राम करेगी कॉन्ट्रैक्ट। जब बेटा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये डायफ्राम हमारे थोरैसिक चैम्बर, लेट्स से मैं बहुत सिंपल बना रही हूं, ये थोरैसिक चैम्बर है, ये नीचे डायफ्राम है, ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। जब ये डायफ्राम नीचे की तरफ मूव कर जाएगी तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, कौन सी एक्सिस में? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि जो भी वॉल्यूम चेंज थोरैसिक चैम्बर में आएगा अल्टीमेटली सेम चेंज हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम में आएगा। सो अगर थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ऑटोमेटिकली हमारा इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा इन द anterior posterior axis due to the contraction of diaphragm. Volume increase, pressure decrease. Now next बेटा जो डायफ्राम के बाद नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो तुम देखते हो जब हम ब्रीथ इन करते हैं ना हमारा रिबकेज पूरा बाहर आ जाता है। देखो रिबकेज बाहर आ रहा है, तो रिबकेज बाहर आने का मतलब है अगेन डॉर्सो वेंट्रल, बैक साइड इज डॉर्सल, फ्रंट साइड इज वेंट्रल, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में हमारा इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से बेटा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। सो ड्यू टू दीज टू मसल्स डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, उनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी डायफ्राम की वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस एंड हमारे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में
हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा तो एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो हम ब्रीद इन कर लेंगे, बिकॉज गैसेस मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। सो दिस इज योर इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। ये हमारे पास एनसीईआरटी का डायग्राम है, जिसमें तुम देख सकते हो ये डायफ्राम प्रेजेंट है, जो कि ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन मूव कर रही है डाउनवर्ड्स। जब ये डाउनवर्ड्स मूव करेगी तो वॉल्यूम ऑफ थॉरैक्स इंक्रीज्ड, ribs and sternum they are also raised out so that the volume can be increased and pressure can be decreased. So that is why the air is entering inside lungs. Clear? So I hope very clear. अगर बेटा तुम्हें इनहेलेशन समझ में आ गया, अब तुम्हें एक्सहेलेशन बड़े मजे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मोर और लेस एक्सहेलेशन भी यही कहता है। बस एक्सहेलेशन में अब हमें उल्टा करना है। कैसे करेंगे? एक्सहेलेशन में बेटा हम अब अपने लंग्स का प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज करेंगे। हम अपने इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को क्या करेंगे? इंक्रीज। कैसे करेंगे? बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम को डिक्रीज करके। वॉल्यूम डिक्रीज कैसे करेंगे? अब बेटा डायफ्राम and external intercostal muscle relaxes। जो बेटा मसल्स पहले कॉन्ट्रैक्ट की थी अब वो रिलैक्स हो जाएंगी, डायफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा। इवन कई बार कुछ ज्यादा ही रिलैक्स होता है तो एकदम से मसल है खींच के थोड़ा ज्यादा ही अंदर चली जाती है। मींस अगर ये हमारा थोरैसिक चैम्बर है तो थोड़ी और भी अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से बेटा वॉल्यूम बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा प्लस एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स भी अपनी बैक टू नॉर्मल पोजीशन चली जाएंगी। सो ओवरऑल इन चेंजेस की वजह से प्रेशर इंक्रीज, तो गैसेस जो है वो हम रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम आवर लंग्स टू द एटमॉस्फेयर, क्योंकि इतना प्रेशर हमें डिक्रीज करना ही होगा जितना एटमॉस्फेयर का है उससे कम, क्योंकि अगर उससे कम होगा तभी गैसेस मूव कर पाएंगी फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। क्लियर? सो इस तरीके से हो जाएगी एक्सहेलेशन। अब बेटा तुम्हें पता है कि हम अपनी जो ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन है या फिर हम अपनी स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपायरेशन है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब कि हम जरूरत से ज्यादा एयर एक्सहेल आउट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन। वो कैसे होगी? अब बेटा इसमें हेल्प करती हैं एब्डोमिनल मसल्स। तुम्हारी एनसीईआरटी सिर्फ एब्डोमिनल मसल्स लिखती है, बट एब्डोमिनल मसल्स के साथ साथ बेटा हमने किया था ना कि रिब्स के पास एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है। नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पर, नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन के टाइम पर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स काम आ रही है, बट इसी के साथ साथ जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना चाहते हैं तो एब्डोमिनल मसल के साथ साथ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल भी काम आती है। बट तुम्हारी एनसीईआरटी खाली एब्डोमिनल मसल का के ऊपर ही एक लाइन लिखती है, तो हम सिर्फ एब्डोमिनल मसल को लेके समझते हैं कि बेटा जब हमें फोर्सफुली एक्सपायर करना है लाइक दिस, देन हम अपने एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब हमारा एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वहां पर जितने भी ऑर्गन्स है, जितनी भी चीजें हैं वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके तो वो एरिया कम हो गया, तो सारी चीजें जब ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगी तो डायफ्राम और भी ज्यादा ऊपर चला जाता है। आई थिंक तुम इमेजिन कर सकते हो, एब्डोमिनल मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो एरिया कम हो गया, सारी चीजें ऊपर चली गई, डायफ्राम जो है वो और ज्यादा अंदर की तरफ पुश हो गया, वॉल्यूम और भी ज्यादा डिक्रीज हो गया, प्रेशर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो हम और भी ज्यादा एयर को अपने लंग्स में से एक्सहेल आउट कर देंगे। क्लियर? ऑन एन एवरेज एक पर्सन 12 to 16 टाइम्स ब्रीद करता है, 12 to 16 टाइम ब्रीद करता है पर मिनट। ये वैल्यू याद रखना, 12 से 16 बार एक मिनट के अंदर एक हेल्दी ह्यूमन ब्रीद करता है। हम बेटा कितनी एयर, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन में इन्वॉल्व है, उसे हम
स्पाइरोमीटर की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट कि हम स्पाइरोमीटर की हेल्प से कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे अंदर बाहर जाने में इन्वॉल्व है उसे हम स्पाइरोमीटर की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस रखता है, मतलब कि हमें अगर लंग्स का फंक्शन कैसा कर रहे हैं ये सब देखने के लिए हम स्पाइरोमीटर का यूज करते हैं। इट इज हेल्पिंग अ लॉट देयर। सो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। दो पार्ट्स होते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इनहेलेशन के टाइम पर हमें अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना है, प्रेशर डिक्रीज करना है। कैसे करेंगे? बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। एंड इनहेलेशन के टाइम पर, एक्सहेलेशन के टाइम पर हम अपना वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे एंड प्रेशर इंक्रीज करेंगे। कैसे करेंगे? बाय रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। फोर्सफुल एक्सपायरेशन कैसे करेंगे? बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल, जिसकी वजह से वॉल्यूम और भी ज्यादा डिक्रीज होगा, प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज होगा एंड हम ज्यादा एयर को बॉडी से एक्सेल आउट कर पाएंगे। ऑन एन एवरेज एक हेल्दी ह्यूमन 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करता है और जितनी भी ये वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व है ब्रीदिंग में उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पाइरोमीटर। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। बेटा पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज क्या कहता है कि हम कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल एंड एक्सेल कर रहे हैं, दैट इज पल्मोनरी वॉल्यूम, लंग्स में से। कैपेसिटीज हम कैलकुलेट करेंगे बाय एडिंग सम वॉल्यूम्स। सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम। सबसे पहला पल्मोनरी वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब बेटा कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हम नॉर्मली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर रहे हैं। सो नॉर्मली एयर ब्रीद इन एंड आउट, उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है बेटा एक बारी में, एक ब्रीद में हम 500 ml हम कह रहे हैं एक ब्रीद में। अब तुम इसे पर मिनट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। 12 to 16 टाइम्स हम ब्रीद कर रहे हैं, एक बारी में 500 ले रहे हैं, तो एक मिनट में मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड 500 मल्टीप्लाई बाय 16 यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू फॉर 1 मिनट। मैं बता रही हूँ 1 ब्रीद की, कि 1 ब्रीद में एक बंदा नॉर्मली, कोई फोर्स नहीं कुछ नहीं, नॉर्मली इतनी एयर ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर सकता है, विच इज 500 ml। अब तुम्हें पता है बेटा 500 ml में से सिर्फ 350 ml एयर ही हमारे रेस्पिरेटरी जोन में पहुंचती है। अब अगर रेस्पिरेटरी जोन एंड कंडक्टिंग जोन नहीं पता तो मेरी इससे पहले वाली जो वीडियो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वो जाके चेक करना, मैंने उसमें डिटेल में बताया है कि क्या होता है रेस्पिरेटरी एंड कंडक्टिंग जोन्स। और 150 ml कंडक्टिंग जोन में ही रह जाती है, ये कभी भी ब्रीदिंग में पार्टिसिपेट मतलब रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, क्योंकि ये 150 ml एयर हमेशा कंडक्टिंग जोन में ही रहती है। और ये जो 150 ml ऑफ एयर कंडक्टिंग जोन में रहती है इसे हम बोलते हैं एनाटॉमिक डेड स्पेस। क्लियर? नंबर 2, सेकेंड वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर कितनी इनहेल कर सकते हैं नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद। कि हम एक तो नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीद इन करने के बाद कितनी एयर और ज्यादा हम इनहेल कर सकते हैं। तुम्हें पता है हम कर सकते हैं, क्योंकि देखो सी दिस आई एम डूइंग फोर्सफुली, दिस इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। So additional air in after normal breathing, जिसकी वैल्यू होती है बेटा 2500 to 3000 ml। ये वैल्यूज लर्न करनी इंपॉर्टेंट है। इस बार नीट 2026 में इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया था।
थर्ड है बेटा जी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सेम वैसा ही कि कितना हम वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सेल आउट कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मल ब्रीदिंग। सो एडिशनल एयर आउट आफ्टर नॉर्मल। क्लियर? जिसकी वैल्यू होती है बेटा 1000 to 1100 ml। सो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जो हम ब्रीद इन कर सकते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जो हम ब्रीद आउट कर सकते हैं। वैल्यू है 1000 to 1100 ml। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास नंबर 4 रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब कि वो अमाउंट ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में से कभी भी बाहर नहीं जाएगी। ये याद रखना बेटा, जब हम एयर एक्सपायर कर रहे हैं तब हम कभी भी अपने लंग्स को 100% खाली नहीं करते। हमेशा कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा हमारे लंग्स में रहती है, नहीं तो लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे। सो कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा लंग्स के अंदर रहती है, जो रहती है उसे बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ एयर remaining in lungs even after forceful expiration, जिसकी वैल्यू है 1100 to 1200 ml। क्लियर? तो हमारे पास टोटल 4 वॉल्यूम्स हैं। टाइडल वॉल्यूम वैल्यू 500 ml पर ब्रीथ, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम फोर्सफुली इन कर सकते हैं 2500 to 3000 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं, वैल्यू 1000 to 1100। रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ एयर जिसे हम फोर्सफुली भी एक्सपायर नहीं कर सकते, ये वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा हमारे लंग्स के अंदर रहेगा ही, वैल्यू 1100 to 1200 ml। नाउ नेक्स्ट वी हैव कैपेसिटीज। कैपेसिटीज आती है बेटा बाय एडिंग सम वॉल्यूम्स। कुछ वॉल्यूम्स को ऐड करके हम कैपेसिटीज निकालेंगे, जैसे कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है बेटा कि हम टोटल कितनी एयर इनहेल कर सकते हैं। वैसे मैं हमेशा अपने बच्चों को इसे समझाने के लिए ना ऐसे कहती हूँ कि तुम अपने लंग्स को ऐसे इमेजिन करो एज अ बॉक्स। ये मार्क कर देते हैं हम एज अ टाइडल वॉल्यूम, ये मार्क कर देते हैं हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये मार्क कर लेते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये मार्क कर लेते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम तो वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो नॉर्मली ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं। अब हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो वो कैसे निकलेगी कि हम कितनी एयर नॉर्मली प्लस फोर्सफुली कितनी एयर इन कर सकते हैं। कितनी एयर इन कर सकते हैं बेटा? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इतनी एयर हम इनहेल कर सकते हैं। दिस इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सो टोटल एयर इन, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो निकलती है बेटा आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितनी टोटल एयर हम इनहेल कर सकते हैं फोर्सफुली। नंबर 2, सिमिलरली एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, कि हम कितनी एयर को एक्सेल कर सकते हैं फोर्सफुली। मतलब नॉर्मली तो हम ब्रीद आउट करेंगे ही, नॉर्मली हम ब्रीद आउट करेंगे ही, नॉर्मली ब्रीद आउट करने के बाद भी फोर्सफुली भी हम कितनी एयर एक्सेल आउट कर सकते हैं, दैट मेक्स योर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। सो टोटल एयर आउट, इसकी वैल्यू भी कैसे निकालेंगे? टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो
टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि हम इतनी ही वॉल्यूम ऑफ एयर को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं और हम इतनी वॉल्यूम ऑफ एयर को बॉडी के अंदर लेके आ सकते हैं। नंबर 3, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC, ये बेटा याद रखना, इसमें एक चीज नहीं भूलनी कि हमें वर्ड नॉर्मल एक्सपायरेशन याद रखना है। सो वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, कि हमने एयर को नॉर्मली ब्रीद आउट कर दिया, उसके बाद हमारे लंग्स के अंदर कितनी एयर बचेगी। जब हमने बेटा नॉर्मली ब्रीद आउट कर दिया तो टाइडल वॉल्यूम बाहर, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाहर, बट ERV नहीं जाएगा क्योंकि हमने ब्रीद आउट किया है नॉर्मली, तो नॉर्मली किया है तो इट इज रेजिडुअल। तो ERV प्लस RV ये हमेशा अंदर ही रहेंगे। सो दिस इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। सो ये बॉक्स से बहुत इजीली समझ में आता है। सो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मतलब वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे लंग्स के अंदर रहेगी ही रहेगी आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। सो वैल्यू इज रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इजी। नंबर 4, वाइटल कैपेसिटी। ये तो डेफिनेटली बच्चों को कंफ्यूज करती है, बट आज तुम्हें समझ में आ जाएगी। वाइटल कैपेसिटी बेटा, वाइटल कैपेसिटी होती है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इसकी दो डेफिनेशन बनती है, पहले एक से समझाती हूं कि हम कितनी एयर को इनहेल कर सकते हैं आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। बेटा जब हमने सबसे पहले एयर को फोर्सफुली एक्सेल किया तो हमने टाइडल वॉल्यूम बाहर निकाल दिया, हमने IRV बाहर निकाल दिया, हमने ERV बाहर निकाल दिया। ये पूरा लंग खाली हो चुका है, लंग्स के अंदर सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम है, बाकी पूरा ऊपर के लंग्स खाली हैं क्योंकि हमने फोर्सफुली ब्रीद आउट किया है। तो फोर्सफुली ब्रीद आउट किया, रेजिडुअल वॉल्यूम ही बचेगा, बाकी सब निकल जाएगा। अब हम कितनी एयर इनहेल करेंगे, जितने लंग्स खाली है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना खाली है अभी लंग, पूरा ही खाली है। जितनी जगह ERV ने ले रखी होती है जो बाहर निकल सकती है बट अभी पड़ी हुई है, जितनी जगह ERV ले सकती है, जितनी जगह IRV ले सकती है, जितनी जगह TV ले सकते हैं, वो पूरी एयर हम इनहेल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इसे एक्सप्लेन करें कि कितनी अमाउंट ऑफ एयर हम एक्सेल कर सकते हैं आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, कि हमने पहले जबरदस्ती एयर इनहेल की, जब हमने जबरदस्ती एयर इनहेल कर ली तो बेटा हमने ERV IRV TV फुल कर दिया। अब कितनी एयर बाहर निकाल सकते हैं, ये तीनों बॉक्सेस हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि इतनी एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट है। सो दैट वे वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर। लास्ट है हमारे पास नंबर 5, टोटल लंग कैपेसिटी TLC। एक TLC होता है बेटा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, एक होता है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है कि हमारे लंग्स के अंदर कितनी एयर आ सकती है, कितनी एयर उसके अंदर रह सकती है। तो ये पूरा टोटल अमाउंट ऑफ एयर इन लंग्स, टोटल एयर इन लंग्स, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी बेटा, बाय एडिंग ऑल द वॉल्यूम्स। सो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम plus expiratory reserve volume plus residual volume. So by adding all the volumes we can calculate total lung capacity.
इसमें बेटा दिस इज ऑल्सो वाइटल कैपेसिटी. सो टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम. किसी भी तरीके से हम इसे लिख सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज. अब बेटा एक ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द टाइडल वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, जिसमें हमने क्या दिखाया हुआ है कि बेटा जी ये हमारे पास है नॉर्मल. जब हम नॉर्मल एयर ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, जब बेटा हम एक्स्ट्रा एयर इनहेल कर लेंगे, दिस इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इन दोनों को ऐड करके टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या आ जाएगी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. राइट. सिमिलरली टाइडल वॉल्यूम, जब हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल करते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को ऐड करके आ जाएगी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम, जो हमारे लंग्स में हमेशा रहती ही है. देन बेटा टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, पूरा ये दिस इज योर वाइटल कैपेसिटी. एंड इन सभी को ऐड करके आ जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी. Clear? So I hope mechanism of breathing and pulmonary volumes and capacities is clear to you. Now in the next video, we'll discuss about exchange of gases. Again, one very important topic. So next video miss मत करना. And तब तक बेटा ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि हमें नीट 2027 में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना है. एंड ऐसे ही वीडियोस के साथ अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करो बायोएज.